आपके पास आ जाते हैं, फिर इंफ्रारेड रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है। तो ये बाकी जो है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अलाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेमो लेक्चर है, ठीक है। पास्ट पेपर्स डिस्कशन के ऊपर हमने आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम आपको अपने पेड कोर्स के जिसकी 9,000 कीमत है, उस कोर्स का हम आपको डेमो देंगे। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये उस कोर्स के अंदर पास्ट पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, तो उसकी डेमो लेक्चर है, ठीक है। हम आपको जो तैयारी करवाएंगे उसमें हम पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली पास्ट पेपर्स डिस्कशन के ऊपर है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे हम आपका टेस्ट शेयर कर रहे हैं, ये ASRC सक्कर सेंटर का है, ठीक है। ये टेस्ट पैटर्न है आपका। अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। इसमें हमने उस वीडियो के अंदर हमने एरोट्रेट के टेस्ट पैटर्न को डिस्क्राइब किया था। तो ये वही पैटर्न है जो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। लाजमी वो वीडियो देखें क्योंकि उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि इसके अंदर आपने कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करनी है, किस तरह करनी है। तो आप वो टेस्ट पैटर्न वाली वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। तो ये आप लोगों के सक्कर सेंटर का टेस्ट है, ठीक है, एरोट्रेट का, ठीक है। ये एरोट्रेट का सक्कर सेंटर का टेस्ट है और इस वीडियो के अंदर मैंने चंद क्वेश्चंस उसके बयान किए, डिस्क्राइब किए, आपको समझाया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस में या इन जैसे और क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा कोर्स बाय किया है या नहीं किया, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो या हमारी वेबसाइट पे देख रहे हो, तो एक एक क्वेश्चन अपने साथ लिखते जाए। और इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, क्वेश्चन से हट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा। तो आप उसको भी याद रखिए क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से आपके टेस्ट के अंदर गारंटीड MCQs होंगे। जो चीजें मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा तो आपके टेस्ट के अंदर एटलीस्ट इस वीडियो से 6 से 7 MCQs लाजमी होंगे, ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑपोजिट ऑफ हार्ट इज, हार्ट का ऑपोजिट क्या है? तो देखिए कोल्ड, कूल, वार्म, फ्रीज। तो हार्ट है, हार्ट का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट कहते हैं उलट को, ठीक है, मुतजाद को, ठीक है। इसके अलावा इसकी जगह आपको एक दूसरा वर्ड भी दिया जा सकता है, एंटीनम, ठीक है। अगर ये वर्ड आपको दिया गया कि एंटीनम ऑफ हार्ट इज, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एंटीनम भी कहते हैं मुतजाद को। तो देखिए हार्ट का एंटीनम क्या हो जाएगा? कोल्ड, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ हार्ट इज कोल्ड। इसी तरह देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीनम ऑफ हार्ट इज, तो वो भी आपके पास कोल्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा सेनिनम क्या है? सेनिनम हम कहते हैं सेम मीनिंग्स को, ठीक है, अल्फाज मुतरादिफ जिस तरह होते हैं। समझ आ रही है ना आपको इस चीज की? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की यूनिट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो देखिए आपको करंट का डिफिनीशन आना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले डिफिनीशन होगा। ये डिफिनीशन लास्ट ईयर आया था सेलर के टेस्ट में, ठीक है। सेलर के टेस्ट में तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लड़के सेलर का भी टेस्ट दे रहे हो। तो ये डिफिनीशन इसका आया था लास्ट ईयर सेलर के टेस्ट में। तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ओहम, वोल्ट और वाट। तो देखिए करंट का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, ठीक है। ये आप याद रखें अपने साथ, एम्पियर है। इसी तरह देखिए अगर करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यों क्या है? क्यों इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम आपके पास ये बराबर है एम्पियर के, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फार्मूला ऑफ करंट इज, तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अगर आपसे डिफिनीशन का पूछा जाए तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये दो हो गए। इसी तरह देखिए ओम किस चीज का यूनिट है, ये भी आप अपने साथ याद रखें। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इस चीज का ऐसा यूनिट है। तो वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का, ओके। ये भी अपने साथ रखें। और वाट, वाट आपके पास किस चीज का है? पावर का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। ये लास्ट ईयर AFNS के आर्मर्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, AFNS जो फीमेल्स का टेस्ट है, उनके टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन आया था कि यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है।
इसी तरह अक्सर ये क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में भी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इस हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है, ठीक है, पावर के दो यूनिट्स है, या वाट है या हॉर्स पावर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, तो 746 वाट्स के, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, हॉर्स पावर और वाट ये दोनों पावर के यूनिट है, और 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के, ठीक है। समझ आ रही है आपको इस चीज की? तो यही चीज हमें दोबारा बताइए। तो आपको मैंने देखे यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज बता दिए। इस स्लाइड के ऊपर आप देखिए, सबसे पहले एमसीक्यूज आपको मैंने ये बताया कि करंट की डिफिनीशन क्या है। लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, एक महसूस टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, गुजर रहा है, इसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। करंट का फार्मूला क्या है, क्यों बाई टी, क्यों कहते हैं चार्ज को, टी कहते हैं टाइम को। इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ओम किस चीज का ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस का। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का। और वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का दूसरा यूनिट क्या है, हार्स पावर। 1 हार्स पावर कितनी वाट के बराबर है, 746 वाट की। ये वाला क्वेश्चन एएफएनएस के टेस्ट में आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रेज हैव हायर पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर किसे कहते हैं, लेट सपोज पेनिट्रेशन इसे कहते हैं कि कितना गुजर सकते हैं, कितना ज्यादा पास हो सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे दो दीवार बनाए हैं, एक रे सिर्फ एक दीवार से पास हो रहा है और दूसरी रे जो है वो दोनों दीवारों से पास हो रही है, तो पेनिट्रेशन पावर किस चीज की ज्यादा है, उस रे की ज्यादा है जो दोनों दीवारों से पास हो रही है। तो पेनिट्रेशन क्या है, अंतर गुजरना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है। सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखें कि आपके पास ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स रेज आर विच टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जितनी भी यहाँ पे दी गई है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एमसीक्यूज लास्ट ईयर आए थे, यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज आपके टेस्ट में लास्ट ईयर आए थे, ठीक है, कि एक्स-रेज इज द टाइप इज विच टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमने जो कंप्लीट लेक्चर्स लिया है, ठीक है, लाइट के ऊपर जो लाइट का चैप्टर है उसमें हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। अगर आप वेबसाइट पे जाकर देख ले अपने कोर्स के अंदर, तो लाइट वाले चैप्टर जो है उसके हमने 2 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, तो उसके अंदर ये हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये सारे टाइप्स एक्सप्लेन किए कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल क्या है, वहां से टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपके टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो सारे के सारे हमारे वेबसाइट पे जो कंप्लीट लेक्चर है वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आपके पास जो हायर पेनिट्रेशन पावर है वो गामा रेज की, ठीक है। गामा रेज की पेनिट्रेशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि गामा रेज आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास गामा रेज की जो है, तो गामा रेज है वो दो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। इसके अलावा आपके पास सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किन की है, अल्फा रेज की, ठीक है। अल्फा रेज जो है इनकी सबसे कम पेनिट्रेशन पावर है। समझ आ रही है आपको इस चीज की? तो अगर आपसे टेस्ट में पूछे जाए कि सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किसकी है, तो गामा रेज की है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे गामा है, गामा के बाद फिर बीटा वेव्स है, ठीक है, और फिर बीटा वेव्स के बाद आपके पास आ जाते हैं अल्फा वेव्स, ठीक है। तो ये आपके ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा, और ये तमाम आपके पास देखिए ये तीनों वेव्स जो है, तो ये आपके पास एमिट होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। ये न्यूक्लियस से एमिट होते हैं रेडियो एक्टिव डीके के दौरान, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके के दौरान, ठीक है। जब न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है या फिजन होती है तो उसके दौरान आपके पास ये रेज इमिट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास गामा रेज, बीटा रेज और अल्फा वेव्स ये जो है, तो ये न्यूक्लियस से इमिट होते हैं रेडियो एक्टिव डीके के दौरान। इसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो गामा रेज की है, ठीक है। गामा रेज की एनर्जी भी सबसे ज्यादा है,
फिर बीटा वेव्स है, फिर अल्फा वेव्स है, ठीक है। और गामा रेज से है तो इसकी साइज भी सबसे स्मॉल है और अल्फा वेव्स की साइज सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए गामा रेज की जो आपके पास पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा देखें एक्स रेज आपके पास आ जाते हैं, फिर इंफ्रारेड रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है। तो ये बाकी जो है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ले चलता हूँ एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखें सबसे पहली चीज जो आपको मैंने बताई कि ये सब के सब ये जितने भी दी गई है तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने साथ लिखते जाए। इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा देखें इसके लिए दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन स्पेस या इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा यस। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकते हैं तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मीडियम की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसके लिए मीडियम की रिक्वायर्ड जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, इसकी एग्जांपल्स क्या दे कि आपके पास रेडियो वेव्स है, ठीक है, रेडियो वेव्स है। इसके अलावा एक्स रेज है आपके पास गामा रेज हो गए, ठीक है, गामा रेज आपके पास हो गए, आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, आपके पास बाकी इसके अंदर क्या है विजिबल लाइट भी है, ठीक है, विजिबल लाइट, ये भी आपके पास सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है। तो आपके टेस्ट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि एग्जांपल का आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये आपके टेस्ट में आया था लास्ट ईयर। उसके अलावा एएफएनएस के टेस्ट में भी आया था कि विजिबल लाइट इज द एग्जांपल ऑफ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसी तरह देखिए मैं आपको यहाँ से एक और पॉइंट भी बताता हूँ इसकी एनर्जी से रिलेटेड कि कौन सी वेव्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो इट मींस कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। देखिए एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है कि उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इट मींस कि उनकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है वेब गायर, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो है वायलेट है, ठीक है, वायलेट। सबसे लास्ट पे जो है तो रेड है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे जो होंगे तो देखिए मैंने ये एरो ड्रा किया है जो बड़ा होता जा रहा है। तो इस साइड पे अगर आप आते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो मींस अल्ट्रा वायलेट, वायलेट या अल्ट्रा वायलेट, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद एनर्जी किस चीज की होगी, इंफ्रारेड की, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। फिर इसके बाद आपके पास देखा बी है, फिर जी है, तो इसी तरह लास्ट में आपके पास रेड लाइट या रेड रेज जो है तो उनकी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट एनर्जी कौन सी की है तो अल्ट्रावायलेट लाइट की जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपके पास इंफ्रारेड से ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ कम होगी। समझ आ रही है आपको इस चीज की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बताने थे। तो बाकी माइक्रोवेव्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स जो है वो भी इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इस स्लाइड को देखे, इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट कौन सा है कि व्हेन लाइट एंटर्स इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर मीडियम व्हाट इज इट्स रिएक्शन। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि जब लाइट आपके पास, लेट सपोज मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर समझा देता हूँ। ये आपके पास मीडियम नंबर ए है, ये आपके पास मीडियम नंबर बी है। लाइट इस तरह से आ रही है, इन दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट सपोज 1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट सपोज 2 है। दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है तो इसलिए लाइट की रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। फेनोमेना क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगी।
जब लाइट यहाँ पे आएगी तो नॉर्मल इसका पाथ ये है, आपको नजर आ रहा है, नॉर्मल इसका पाथ ये है, इस पाथ से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, डेंसर मीडियम कौन सा होता है, जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, तो लाइट क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्शन के दौरान आपसे अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लास्ट ईयर आपके टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि रिफ्रैक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपके पास चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रहा है ना, देख रहे हो ना, नॉर्मल डायरेक्शन इसकी है, जबकि ये डायरेक्शन आपके पास चेंज होगा। समझ आ रही है आपको। तो ये फिनोमेना क्या है, दिस इज रिफ्रैक्शन। और इसके अलावा आपके पास डायरेक्शन भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज एएफएनएस के टेस्ट में आया था कि व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड तो चेंज अकर इन, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कलर में भी चेंज नहीं आएगा, कलर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिफ्रैक्टर इंडेक्स की वजह से वेवलेंथ भी चेंज आता है, जिसकी वजह से स्पीड में भी चेंज आता है, ठीक है, और डायरेक्शन में भी चेंज आता है। तो दो चीजें चेंज होगी, डायरेक्शन और स्पीड, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा देखिए क्या है एग्जांपल ऑफ एसएचएम। तो देखिए सीलिंग फैन है, वॉच है, नॉन पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम आपके पास एग्जांपल है एसएचएम का। हमने ऑसिलेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और कौन कौन सी चीजें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इंक्लूडेड है। देखिए सीलिंग फैन, आपके घर का जो पंखा है वो तो सिंपल, सबसे पहले एसएचएम को देखिए। एसएचएम क्या है, टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। ये आपके पास लेट सपोज एक मीन पोजीशन है, ठीक है, इससे टू एंड फ्रॉम मोशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एसएचएम। सीलिंग फैन जो है, पंखा जो है, वो तो रोटेशनल मोशन करता है, वो तो रोटेट होता है, ठीक है। इसी तरह वॉच, घड़ी की जो सुइयां होती है वो भी तो रोटेट होता है ना, तो वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बल्कि वो तो रोटेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल पेंडुलम अगर आपने देखा होगा, जो इस तरह से हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है जो सिर्फ टू एंड फ्रॉम मोशन करता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू एंड फ्रॉम मोशन, नॉट रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश द वेदर इज क्लियर वी विल गो फॉर पिकनिक। तो ये देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आपके टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको कंडीशनल सेंटेंस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैंने ऐड किया है जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस सारे के सारे मैंने दिए हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस है कि डैश द वेदर इज क्लियर वी विल गो फॉर पिकनिक। तो याद रखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा इफ का यूज होता है, ठीक है, इफ का यूज होता है। देखिए यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है, क्योंकि ये काम डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ये लोग कह रहे कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, अगर मौसम क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सेंटेंस वाला इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इफ आता है, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास हमेशा इफ ही होता है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 1 है, ठीक है, कंडीशनल टाइप 1। अगर आपसे टेस्ट में ये पूछा जाए कि ये कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये कंडीशनल टाइप 1 है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह टाइप 1 है। देखिए यहाँ पर आपको विल नजर आ रहा है ना, विल क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जब भी आपको विल नजर आ जाए तो ये कंडीशनल टाइप 1 होगा। आगे मैं आपको ये सारे कंडीशनल एक नजर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कंडीशनल टाइप 0 की एग्जांपल क्या है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दोनों प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो गए, ठीक है। कंडीशनल टाइप 0 में दोनों प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो गए, नजर आ रहा है आपको ना। कंडीशनल टाइप 1 जिसको ओपन टाइप भी कहते हैं, ये जिस तरह मैंने लास्ट आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था वो टाइप 1 का था। क्यों, क्योंकि वहां पर वेल का यूज हुआ था। तो पहले टेंस में व्हेन आई फिनिश वर्क, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है और दूसरे में आपके पास फ्यूचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके अलावा पास्ट इंडिपेंडेंट। तो ये देखिए ये सारे टाइप्स आपको दिए, ये मैंने अपने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किए। आप लोग खुद इसको एक नजर देख ले, ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स बाय किया तो आप वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर मैंने 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हर टाइप के ऊपर, ठीक है। और चारों लेक्चर्स दे के उसके अंदर एग्जांपल्स भी मौजूद है और बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस भी दिए है प्रैक्टिस के, अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोग रिवाइज कर सकते हो यहाँ से। अच्छा देखिए क्या है, डैश द वुमन आई सा लास्ट वुमन, द वुमन डैश आई सा लास्ट वुमन। तो देखिए इसमें इशारा किया गया कि ये वही औरत है जिसको मैंने पिछली रात देखा था,
द वुमन डैश आई सा लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हु, ठीक है, हु आई सा लास्ट नाइट, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये देखिए रिलेटिव क्लास इसमें दिया गया है, इसमें वुमन को रेफर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट डैश 2 डिकेड्स, ये देखिए ये सेंस और फॉर वाले एमसीक्यूज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज आपको समझाता हूँ और फिर मैं गारंटी किससे कह सकता हूँ कि सेंस और फॉर का कोई भी एमसीक्यूज आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास होगा फॉर, ठीक है। मैं आपको आगे समझाता हूँ कि यहाँ पे फॉर किस तरह होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तस्वीर ऐड की है, यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए एक है सेंस, एक है फॉर। सेंस हमेशा हमने उस जगह पे यूज करनी है जब हमें मालूम हो, नोन टाइम हो, ठीक है, नोन टाइम हो। जिस तरह देखिए अगर आप अपने पिछले एमसीक्यूज में जाए ना, अगर यहाँ पर 2 डिकेड्स की बजाय आपको सिंपली दिया गया होता कि 2020, तभी तो हमें मालूम है 2020 के कौन सा 2020, एक ही 2020 है। तो फिर यहाँ पर हम फॉर की बजाय सेंस यूज करते क्योंकि हमें टाइम मालूम था। लेकिन यहाँ पर 2 डिकेड्स बताएगा, डिकेड्स कहते हैं 10 सालों को, मीन्स इसका मतलब ये कि 20 साल। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कौन से 20 सालों से ये बंदा काम कर रहा है। तो जब आपको टाइम का पता हो तो आपने यूज करना है सेंस। जिस तरह देखें यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, 9 AM कौन से, सुबह के 9 बजे। शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015, आपको पता है एक ही 2015 है। अली हैज लिव्ड इन लंदन सिंस अप्रैल, साल में एक ही अप्रैल है, ठीक है, तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर हम कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर हम यूज करेंगे जब सिर्फ हमें ड्यूरेशन का पता हो, ठीक है, लेकिन हमें एक्यूरेट और एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, ठीक है, तब हम फॉर यूज करेंगे। जिस तरह देखिए आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 hours, तो यहाँ पर हम फॉर यूज करें क्योंकि कौन से 3 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे, पिछले साल के 3 घंटे, कब से, कौन से 3 घंटे, ठीक है, तो पता नहीं है। जब आप एमसीक्यूज आ जाए आपके टेस्ट में तो आपने सिंपली ये क्वेश्चन करना है कि कौन से 2 घंटे। जिस तरह देखिए कौन सा 9, तो 9 AM सुबह के 9 बजे, कौन सा 2015, तो साल में एक ही 2015 है ना। तो शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 hours, कौन से 2 घंटे। ही हैज लिव्ड इन लंदन डैश 3 hours, 3 months, तो कौन से 3 months। यहाँ पे देखिए आपको 3 hours का बताया, 3 घंटे बताए, 2 घंटे बताए, 3 महीने बताए, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये कौन से 2 घंटे, 3 घंटे है या कौन से 3 महीने। यहाँ पे आपको पता है 9 AM सुबह के 9 बजे। इसके अलावा यहाँ पे 2015, तो कहने का मतलब ये कि जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, जब आपको सिर्फ ड्यूरेशन दिया हो लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, तो आपने यूज करना है फॉर। जब आपको स्पेसिफिक पॉइंट का पता हो, स्पेसिफिक टाइम का पता हो, तब आपने यूज करना है सेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर 2 या 3 एमसीक्यूज जरूर होंगे। इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज में 2 या 3 एमसीक्यूज यहाँ से लाजमी होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक ये टेबल भी समझाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, आपने याद रखने, ठीक है, जो अक्सर आपके टेस्ट के अंदर आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेकेंट थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लें। इसके अलावा cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंट थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर ले। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट थीटा, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर ले। इसके अलावा सेकेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, ठीक है, और 1/sin थीटा के भी बराबर है, ठीक है। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और कोसेकेंट थीटा के भी बराबर है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा कोटेंजेंट थीटा जो है 1/टेंजेंट थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए सिर्फ आपने ये याद रखने। लास्ट ईयर आपके टेस्ट में एमसीक्यूज आया था कि सेकेंट थीटा इज इक्वल टू तो 1/cos थीटा, ठीक है, ये लास्ट ईयर आपके टेस्ट में आया था, ये एरोटेट के टेस्ट में आया था, इस ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने साथ ये नोट करते जाए। sin थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट थीटा। इसके अलावा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप अपने साथ लिखते जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी हम 9000 फीस लेंगे आपसे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल पढ़ाएंगे, ठीक है, नॉन वर्बल पढ़ाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश की भी तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट एकेडमिक की भी तैयारी करवाएंगे। इसमें आपका आ जाता है जो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, आपका इंग्लिश आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जिस तरह ये वीडियो है जिसमें हमने पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कशन की है।
इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। टीचर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। हम आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, जिस तरह पीएफ वाले आपसे टेस्ट लेते हैं तो इसी तरह हम आपसे ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।